हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ अमन सिंह में। आज हम देखेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद के बारे में, यानी कि गाजा पट्टी क्या है और फिर जो हमास आतंकवादी संगठन है उसके बारे में देखेंगे। यानी कि हम देखेंगे कि इनके बीच क्यों विवाद का कारण बना हुआ है, और फिर देखेंगे यानी इसके पहले देखेंगे कि इजराइल की स्थापना कैसे होती है और दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद चल रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये हम देखेंगे, ये जो है यह है इजराइल का नक्शा है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इजराइल में कौन कौन से स्थान है, और जो फिलिस्तीन है उसके स्थान कौन कौन से है। अगर बात करें 1947 से पहले, 1947 की अगर पहले बात करें तो यह जो पूरा क्षेत्र था वह फिलिस्तीन के कब्जे में था। यानी कि यह जो पूरा क्षेत्र था यह मुस्लिमों का क्षेत्र था, जो कि फिलिस्तीन के मुस्लिम का क्षेत्र था, जो कि फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1948 के बाद जो फिलिस्तीन है वह बस दो क्षेत्रों में देखने को मिलता है, यानी कि ये जो है वेस्ट बैंक और जो गाजा पट्टी है बस यहीं तक सीमित हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या कारण था कि जो पूरा ये फिलिस्तीन का जो क्षेत्र था वह गाजा पट्टी और जो वेस्ट बैंक है इसमें सिमट कर रह जाता है। तो हम लोग 1947 के पहले देखेंगे इजराइल की स्थापना के बारे में, उसके बारे में देखेंगे। फिलहाल जो विवाद चल रहा है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इजराइल जो है, सबसे पहले देखते हैं यह कि फिलिस्तीन का क्षेत्र कौन कौन से है। अगर फिलिस्तीन की बात करें तो इसका जो क्षेत्र माना जाता है वह गाजा पट्टी और ये जो वेस्ट बैंक है, और ये जो गोल्डन हाइट्रस है, इसको मिलाकर ही, यानी कि ये वाला क्षेत्र और ये वाला जो क्षेत्र है इसी को ये जो तीनों क्षेत्र है इसको फिलिस्तीन का नाम दिया जाता है। यानी कि ये क्षेत्र तीनों मिलाकर ही फिलिस्तीन बनता है, यानी कि फिलिस्तीन राष्ट्र बनता है। फिलिस्तीन यानी कि यह तीनों क्षेत्र को ही फिलिस्तीन कहा जाता है, और यह जो क्षेत्र बचा हुआ है इसको इजराइल कहा जाता है, यानी कि इसको इजराइल कहा जाता है। और फिलिस्तीन जो क्षेत्र है वह गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक और गोल्डन हाइट्स को मिलाकर ही बनता है। अगर बात करें यरूशलेम की तो वह जो स्थित है, यानी कि जो यरूशलेम जो जगह है वह वेस्ट बैंक में ही स्थित है, यानी कि जो वेस्ट बैंक जगह है वहीं पर यरूशलेम स्थित है। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इजराइल है, इजराइल के जो ऊपर साइड में है वह भूमध्य सागर, यानी कि इजराइल के जो ऊपर वाला साइड है यहाँ पर भूमध्य सागर हमको देखने को मिलता है। और इसके अगर ऊपर जाएंगे तो यह हमको तुर्की यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि जो गाजा पट्टी के ऊपर वाले साइड में भूमध्य सागर देखने को मिलेगा, और जो यह है इजराइल के ऊपर वाले साइड में तुर्की हमको देखने को मिलेगा। अगर इधर बात करें यानी कि वेस्ट बैंक के पूरब वाला साइड में हमको मृत सागर यानी कि डेड सी देखने को मिलेगा। और अगर नीचे आएंगे तो हमको जॉर्डन जो देश है, जॉर्डन यानी कि जो अरब देश जॉर्डन है वो हमको देखने को यहाँ मिलेगा। और अगर इसके नीचे आएंगे तो यह हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा सऊदी अरब। और फिर इसके नीचे आएंगे तो हमको रेड सी देखने को मिलेगा। यानी कि हम लोगों ने देखा, अगर ऊपर की बात करें तो गाजा पट्टी के ऊपर वाले साइड को भूमध्य सागर हमको देखने को मिलेगा, और फिर इसके भी ऊपर जाएंगे तो तुर्की देश हमको देखने को मिलेगा। और इसके अगर पूरब साइड की बात करें तो यहाँ पर डेड सी देखने को मिलेगा, और इधर साइड यानी कि डेड सी जो है इसके आगे साइड हमको सीरिया देश देखने को मिलेगा। अगर नीचे आएंगे तो हमको जॉर्डन देश देखने को मिलेगा, और इसके अगर नीचे आएंगे तो यह हमको सऊदी अरब देश देखने को मिलेगा। तो हम बात करते हैं इजराइल की, यानी कि 1947 से पहले जो इजराइल देश है इसकी स्थापना 1947 के बाद ही होती है। तो हम लोग बात करें इजराइल की तो सबसे पहले यह देखते हैं जो इजराइल की राजधानी है। यानी कि अगर इजराइल की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी यरूशलेम है, यानी कि जेरूशलेम इसकी राजधानी जो है जेरूशलेम है। लेकिन भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो भारत वाले इसकी राजधानी तेल अवीव को मानते हैं, जो कि गाजा पट्टी के पास स्थित है। यानी कि हम लोगों ने देखा सबसे पहले जो इजराइल देश है इसकी राजधानी यरूशलेम है, लेकिन भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो भारत वाले इसकी राजधानी तेल अवीव को मानते हैं। तो हम लोग देखेंगे इजराइल की स्थापना के बारे में, कैसे इसकी स्थापना होती है। अगर बात करें यानी कि हम लोगों ने देखा जो इजराइल की जो राजधानी है वह है यरूशलेम, और जो भारत वाले हैं वो मानते हैं तेल अवीव के बारे में, यानी कि तेल अवीव को इसकी राजधानी मानते हैं। अगर इसकी बात करें यानी कि जो इजराइल देश है यहाँ पर केवल यहूदी रहते हैं, लेकिन इसके जो सटा हुआ देश है जो जॉर्डन हुआ, सीरिया हुआ और तुर्की जो हुआ, यहाँ पर जो हमको देखने को मिलता है यहाँ पर मुस्लिम
यह जो है यह मुस्लिम कंट्री देश है, यानी कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अरब देश अरब के देश जितने हैं वो रहते हैं, जो कि मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं। जो कि मुस्लिम की बात करें तो इसमें जो है वह सुन्नी, जो मुस्लिम की बात करें तो इसमें दो प्रकार के मुस्लिम होते हैं, एक शिया होते हैं, एक सुन्नी होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो देश हमको अधिकतर देखने को मिलता है यहाँ पर, यानी कि जॉर्डन हुआ, सीरिया हुआ और तुर्की हुआ, यहाँ पर हमको अधिक जो देखने को मिलता है वह देखने को मिलता है, यानी कि सुन्नी मुस्लिम, सुन्नी जो मुस्लिम है यह यहाँ पर स्थित मतलब रहते हैं। अगर बात करें जो सबसे पवित्र जो स्थल माना जाता है, यानी कि पूरा मतलब विश्व जो है उसका सबसे पवित्र स्थल की बात करें तो वह माना जाता है, यानी कि वेस्ट बैंक में जो स्थित है यरूशलेम को, यानी कि सबसे पवित्र स्थल की बात करें तो वह यरूशलेम को माना जाता है। अगर बात करें मतलब यरूशलेम की, जो यरूशलेम है इसको सबसे पवित्र क्यों माना जाता है, तो इसके बारे में अगर चर्चा की जाए, यानी कि अगर बात करें यरूशलेम की, यानी कि अगर बात करें यरूशलेम की सबसे पवित्र स्थल क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर यहूदियों के लिए और मुस्लिम के लिए और ईसाइयों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। अगर ईसाइयों की बात करें, अगर ईसाई धर्म की, तो ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वह माने जाते हैं ईसा मसीह। ईसा मसीह को ईसाई धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। अगर इसकी कुरान की बात करें, यानी कि अगर इसकी कुरान यानी कि धर्म पूजा स्थल की बात करें इसका, यानी कि ईसाई धर्म की अगर पूजा स्थल की बात करें, पूजा स्थल की, तो वह माना जाता है चर्च को माना जाता है। जिस तरह से भारत में, यानी कि भारत के देशों मतलब जो हिंदू धर्म है उसमें मंदिर के बारे में मतलब जहाँ पूजा होता है उसको मंदिर बोला जाता है, उसी तरह जो ईसाई धर्म है जहाँ पर पूजा होता है इसको बोला जाता है चर्च। यानी कि जो ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वह माने जाते हैं ईसा मसीह। यानी कि ईसाइयों का मानना है कि यहाँ पर, यानी कि जो यरूशलेम है जो सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, यहीं पर जो ईसा मसीह है, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। यानी कि ईसा मसीह को, जो ईसा मसीह है इनको यानी कि यरूशलेम जो जगह है यहाँ पर सूली पर चढ़ाया गया था, जिसकी वजह से जो यरूशलेम जगह है इसको ईसाइयों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। अगर बात करें मतलब मुस्लिमों की, अगर बात करें मुस्लिम की, तो यह मुस्लिमों के लिए भी पवित्र स्थल माना जाता है। अगर मुस्लिम की बात करें तो इनके जो धर्म प्रवर्तक थे वह थे मोहम्मद पैगंबर, यानी कि इसके जो मतलब धर्म जो प्रवर्तक थे वह थे मोहम्मद पैगंबर। अगर इसकी बात करें तो मुस्लिमों का मानना है कि जो मोहम्मद पैगंबर थे यह मतलब इसी स्थान से, यानी कि जो यरूशलेम जगह है यहीं से मतलब जन्नत गए थे। यानी कि मुस्लिमों का मानना है कि जो यरूशलेम जगह है, यरूशलेम जगह है यहीं से पैगंबर साहब जन्नत की यात्रा किए थे। यानी कि ईसाइयों की बात करें तो ईसाइयों का मानना था कि जो ईसा मसीह है मतलब इसी स्थान पर इनको सूली पर चढ़ाया गया था, जिसकी वजह से यह जो मतलब जगह है वह पवित्र माना जाता है। अगर बात करें मुस्लिमों की तो इनका कहना है कि जो मतलब यरूशलेम जगह है यहाँ पर यहीं से जो मोहम्मद पैगंबर है वह जन्नत की यात्रा किए थे। अगर बात करें यानी कि तीसरे जो यहूदी के बारे में, यहूदियों का, तो इनका मानना है, यानी कि अगर इनकी बात करें यहूदियों की, तो इनके जो धर्म प्रवर्तक थे उनका मानना है, यहूदियों का मानना है कि मतलब यहूदियों के जो धर्म प्रवर्तक थे यहीं पर उन्होंने कुर्बानी दी थी, जिसकी वजह से एक कोटेर दीवार के रूप में यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया गया है। यानी कि हम लोगों ने देखा जो यरूशलेम जगह है वह सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। अगर मतलब बात करें कि क्यों मतलब यरूशलेम को सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, तो हम लोगों ने देखा जो ईसाइयों का मानना है कि जो इनके धर्म प्रवर्तक थे ईसा मसीह, इनको इसी स्थान पर सूली पर चढ़ाया गया था। यानी कि यरूशलेम जो जगह है यहीं पर जो ईसा मसीह है इनको सूली पर चढ़ाया गया था।
अगर मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिमों का मानना है कि जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे, मतलब जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे उनको यानी कि यरूशलेम जगह जो है यहीं से जन्नत की यात्रा किए थे। अगर बात करें यहूदियों का, तो यहूदियों का मानना है कि जो इनके जो धर्म प्रवर्तक थे वह यहीं पर कुर्बानी दिए थे, जिसकी वजह से एक कोटेर दीवार के रूप में यहाँ पर यरूशलेम जो जगह है यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तो हम लोगों ने देखा है जो यरूशलेम जगह है वह सबसे पवित्र स्थल में से माना जाता है। अगर इसके आगे बात की जाए तो हम लोगों ने देखा जो यरूशलेम जगह है यह सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। अगर बात करें मतलब यरूशलेम जो जगह है क्यों पवित्र स्थल माना जाता है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म के जो धर्म प्रवर्तक थे वह थे ईसा मसीह। ईसा मसीह यानी कि ईसाइयों का मानना है कि जो ईसा मसीह थे इसी स्थान पर उनको सूली पर चढ़ाया गया था, जिसकी वजह से यह जो स्थल है यह पवित्र हो गया है। अगर बात करें मुस्लिमों की, तो मुस्लिमों का जो मानना है कि यहीं से यानी कि जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे वह यहीं से यानी कि जन्नत की यात्रा किए थे। यह जो जगह है यरूशलेम, यहीं से उन्होंने जन्नत की यात्रा की थी। जो कि मुस्लिमों की बात करें तो इनका जो एक पवित्र मंदिर माना जाता है अल अक्सा अल अक्सा जो मंदिर है वह यहीं पर स्थित है, यानी कि यरूशलेम में स्थित है, जो कि सब मुस्लिमों का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है अल अक्सा, जो कि यरूशलेम में स्थित है। तो मुस्लिमों का मानना था कि जो मोहम्मद पैगंबर थे वह यहीं से जन्नत की यात्रा किए थे। अगर बात करें यहूदियों की, तो यहूदियों के जो धर्म प्रवर्तक थे, यानी कि यहूदियों की अगर बात की जाए तो यहूदियों के जो धर्म प्रवर्तक थे उनका मानना था कि यहीं पर जो थे यह कुर्बानी दिए थे, जिसकी वजह से कोटेर दीवार के रूप में यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया गया है। यानी कि तीनों धर्म की बात करें तो तीनों धर्म के लिए यह जो स्थल है यरूशलेम यह सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। तो फिलहाल जो मतलब जो स्थिति हुई है, यानी कि फिलहाल जो मतलब विवाद चल रहा है अल अक्सा की बात करें तो यह मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। तो लगभग 8 मई को जब मुस्लिम यहाँ पर 8 मई को लगभग दिन शुक्रवार फिलहाल अगर बात करें फिलहाल जो विवाद हुआ है, यानी कि 8 मई को जब मुस्लिम यानी कि यहाँ पर आए थे, यानी कि यरूशलेम में जो आए थे, तो यहाँ पर जब नमाज पढ़ने के लिए आए थे तो यहाँ पर जो मुस्लिम थे वह इजराइल के विरुद्ध में नारे लगाने लगे, जिसकी वजह से इजराइल का जो सेना था इन लोगों पर लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से हमको देखने को मिलता है कि जो हमास जो आतंकवादी संगठन है जो कि गाजा पट्टी में स्थित है, यानी कि गाजा पट्टी में रहते हैं, उनके द्वारा जो मतलब इनके विरुद्ध जब लोगों ने यानी कि इजराइल के लोगों ने जब मुस्लिमों को मतलब मारा, लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से जो हमास आतंकवादी संगठन है इसने इसका विरोध किया और इसकी विरोध के कारण ही इसने गोलीबारी स्टार्ट कर दी। तो फिलहाल की अगर बात करें, फिलहाल का जो विवाद है वह यही है, यानी कि जो अल अक्सा जो मतलब मस्जिद है, अल अक्सा जो मस्जिद है वहाँ पर 8 मई को यानी कि मुस्लिम जब गए थे नमाज पढ़ने, तो मुस्लिम क्या करते हैं कि जो मतलब इजराइल देश है इजराइल के विरुद्ध नारे लगाते हैं, जिसकी वजह से जो इजराइल का सेना रहता है वह मतलब इन पर लाठीचार्ज करती है, जिसकी वजह से लाठीचार्ज करने के दौरान जो हमास आतंकवादी संगठन है जो कि फिलिस्तीन का मतलब आतंकवादी संगठन माना जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर गोलीबारी देखने को मिलती है। फिर क्या होता है, फिर जो इजराइल देश है यह भी इसके विरोध में गोलीबारी स्टार्ट कर देता है। तो फिलहाल का जो विवाद है हमको यही देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे जो इजराइल देश है इसकी स्थापना कैसे होती है और हमास जो आतंकवादी संगठन है यह इसकी पनप कैसे होती है। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा यरूशलेम के बारे में देखा, यानी कि यरूशलेम की अगर बात की जाए तो यह सबसे पवित्र स्थल में से माना जाता है, क्योंकि हम लोगों ने कारण के बारे में देखा। अगर इसकी आगे बात करें इजराइल देश की स्थापना कैसे होती है, यानी कि अगर बात की जाए जो इजराइल देश है उसकी स्थापना कैसे होती है। अगर बात करें 1947 की, यानी कि 1947 से पहले
1947 से पहले ये जो पूरा स्थान था, यानी कि ये जो पूरा स्थान था गोल्डन हाइट्रस और जो वेस्ट बैंक है और जो गाजा पट्टी है, यानी कि ये जो सभी क्षेत्र है वह फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1947 के बाद यहाँ पर यहूदी आते हैं, जिसकी वजह से जो गाजा पट्टी है और जो यरूशलेम यानी वेस्ट बैंक है वो मतलब दो क्षेत्रों में सिमट कर रह जाता है, जो कि एक गाजा पट्टी था और एक वेस्ट बैंक। यानी कि अगर फ़िलहाल की बात करें तो फिलहाल जो फिलिस्तीनी जो लोग रहते हैं वह गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में ही रहते हैं इधर भी, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में रहते हैं। लेकिन अगर पूरी तरह से बात करें तो वेस्ट बैंक और जो गाजा पट्टी है इसको ही मिलाकर फिलिस्तीन का निर्माण हुआ है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इजराइल की स्थापना कैसे होती है। अगर इजराइल की बात की जाए तो सबसे पहले ये 19 यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह जो पूरा क्षेत्र था वह तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यानी कि यह जो 1914 के दौरान, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह जो पूरा हिस्सा था, यानी कि यह जो पूरा हिस्सा था जो कि फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था, जो कि तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यानी कि यह जो 1914 के समय तक यह जो पूरा क्षेत्र था वह ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। लेकिन जब तुर्की की हार होती है, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह जो क्षेत्र था पूरा वो ऑटोमन साम्राज्य के हिस्सा था। यानी कि तुर्की के जब प्रथम विश्व युद्ध में हार होती है और एक तरफ ब्रिटेन की जब जीत होती है, तो ब्रिटेन के जो लोग थे, यानी कि जो ब्रिटेन के लोग थे, उन्होंने कहा यहूदियों से कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपके लिए एक अलग देश का निर्माण करेंगे, जिसमें कि केवल यहूदी जो लोग हैं वह रहेंगे। यानी कि जब तुर्की की हार होती है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तो जो यहूदी रहते हैं यह तुर्की का साथ ना देकर जो ब्रिटेन रहता है, उसका साथ देते हैं। यानी कि जो यहूदी रहते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का साथ देते हैं, जो कि ब्रिटेन ने कहा था कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपको एक अलग देश का निर्माण करेंगे जो कि केवल इसमें यहूदी रहेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म होता है तो लगभग जब ब्रिटेन की जीत हो जाती है तो तुर्की की हार होती है। तुर्की की जो प्रथम विश्व युद्ध में बुरी तरह से हार होती है और यहूदियों के लिए इन्होंने वादा किया था कि हम आपके लिए एक अलग देश का निर्माण करेंगे जो कि केवल यहूदी रहेंगे। तो इन्होंने बस जैसे भारत के लिए 1947 के दौरान ब्रिटेन ने कहा था कि आप अगर मुस्लिम क्षेत्र हैं तो मुस्लिम के लिए एक अलग देश का निर्माण होगा और भारत के लिए अलग देश का निर्माण होगा, इसी तरह इनके लिए भी कहा था कि आपके लिए जो यहूदी हैं आपके लिए अलग देश का निर्माण होगा। लेकिन इन्होंने बस मुँह से बोल दिया था, लेकिन पूरी तरह से यह लागू नहीं हुआ था। यानी कि इन्होंने बोल दिया था और जो यहूदी थे इस क्षेत्र में आकर बस गए थे, लेकिन पूरी तरह से अगर मान्यता प्राप्त की बात करें तो पूरी तरह से जो यहूदी थे यानी कि इस क्षेत्र में बस आकर बस गए थे, लेकिन पूरी तरह से इनको मान्यता प्राप्त नहीं था कि हम जो इजराइल देश है यह हमारा यहूदियों का देश है। लेकिन बस जो लोग थे यहूदी यहाँ पर आके बस जाते हैं, लेकिन इनको प्राप्त नहीं होता है। यानी कि यह जो क्षेत्र है वो मान्यता इसको प्राप्त नहीं होती है। अगर बात करें यहूदियों की संख्या की, उस समय की इनकी संख्या कितनी थी और जो अरब निवासी थे उनकी संख्या कितनी थी, अगर एक ग्राफ के माध्यम से समझें तो अगर यहूदी की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहूदी की संख्या थी। और अरब यानी कि मुस्लिमों की अगर बात करें, यानी कि अरब देशों की अगर बात करें अरब देश की जो जनसंख्या थी यानी कि लगभग 4.8% हमको देखने को मिलती है। अगर बात करें अन्य की, यानी कि अन्य जो लोग थे लगभग 20.9% हमको देखने को मिलता है। अगर यहूदी की बात करें यहूदियों की, तो यहूदी की जो संख्या थी लगभग 74.3% हमको देखने को मिलता है। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो यहूदियों की संख्या थी लगभग 74.3% थी,
और जो अन्य लोग थे वह 20.9% में थे। और जो अरब देश यानी मुस्लिम जो लोग थे इस वाले क्षेत्र में उनकी संख्या थी 4.8%। यानी कि हम लोगों ने देखा, अगर हम बात करें यानी कि शुरू से, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा जो इजराइल की राजधानी है वह है यरूशलेम। लेकिन अगर भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो भारत के लोग जो इसकी राजधानी मानते हैं वह मानते हैं तेल अबीब, यानी कि जो कि गाजा पट्टी के पास में स्थित है तेल अबीब। उसके बाद से हम लोगों ने देखा जो यरूशलेम जगह है यह सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। अगर मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिमों का मानना है कि जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे यानी कि इसी स्थान से जन्नत की यात्रा किए थे, जो कि अगर अल अक्सा मस्जिद की बात करें तो वह यहीं पर स्थित है। यानी कि मुस्लिमों का जो पवित्र मस्जिद माना जाता है वो अल अक्सा जो मस्जिद है वह यहीं पर स्थित है। अगर बात करें ईसाइयों की तो ईसाई का मानना है कि जो ईसा मसीह थे यहीं पर इनको सूली पर चढ़ाया गया था। अगर बात करें यहूदियों की तो यहूदियों का मानना है कि यहीं पर जो इनके धर्म प्रवर्तक थे यहीं पर इन्होंने कुर्बानी दी थी, जो कि एक फोर दीवार के रूप में यहाँ पर एक मंदिर हमको देखने को मिलता है। फिर हम लोगों ने इसके आगे देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो ब्रिटेन देश है उसने वादा किया था कि यहूदियों से कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपके लिए एक अलग देश का निर्माण करेंगे जो कि केवल यहूदी रहेंगे। लेकिन यह जो बात है बस इन्होंने कह दिया था और जो यहूदी थे बस यहाँ पर आकर बस गए थे, लेकिन इनको पूरी तरह से मान्यता प्राप्त नहीं थी। और उसी समय जो तुर्की जो देश है उसकी बुरी तरह हार होती है। और यह बात करें 1914 के दौरान यह जो पूरा क्षेत्र था वह एक तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, जो कि एक फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। उसके बाद से यानी कि फिर हम लोगों ने देखा यानी कि यहूदियों की संख्या कितनी थी तो वह थी 74.3%। फिर हम लोगों ने देखा जो मतलब मुस्लिम देशों की संख्या कितनी थी मुस्लिम लोगों की तो वह था 4.8%। और जो अन्य लोगों की संख्या थी वह था 20.9%। फिर यानी कि समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो ब्रिटेन था उसने वादा किया था कि हमको यहूदियों के लिए एक अलग देश का निर्माण करना है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से वादा जो है पूरा नहीं किया और लोगों को बस बता दिया कि आप या इस क्षेत्र में जाकर रहिए, लेकिन इनको मान्यता प्राप्त नहीं हुई। फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है यानी कि 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है यानी कि 1939 में, तो एक जर्मनी के एक हिटलर थे यानी कि जर्मनी के एक हिटलर हुआ करते थे जो कि काफ़ी कट्टरवादी थे। इन्होंने यहूदियों का यानी कि जो यहूदी जो थे यहूदियों का मतलब बहुत बड़ी मात्रा में नरसंहार किया, यानी कि जो यहूदी थे इस वाले क्षेत्र से इनको पूरी तरह से मारकर भगा दिया। यानी कि जो अन्य यानी कि अरब देश जितने थे और जो यूरोप वाले क्षेत्र थे उस वाले जगह से यानी कि जो यहूदी थे इनको मतलब बुरी तरह से नरसंहार किया और जो यहूदी थे इनको मारकर भगा दिया। यानी कि हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो यहूदी थे इनको बुरी तरह से नरसंहार किया और इनको मतलब यूरोप वाले क्षेत्र से और जो अफ्रीका वाले इधर वाले साइड था इनको बुरी तरह से मतलब नरसंहार किया और इनको भगा दिया। फिर क्या होता है, फिर जो यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो ब्रिटेन ने कहा था कि आपके लिए हम अलग देश का निर्माण करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, बस इन्होंने बता दिया कि आप इस क्षेत्र में जाकर रहिए। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो ब्रिटेन देश है वह मतलब इतना शक्तिशाली नहीं था कि इनके लिए मतलब एक देश का निर्माण कर सके। यानी कि जो ब्रिटेन था वह पूरी तरह से परास्त हो चुका था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। इनके पास यानी ब्रिटेन के पास प्रथम विश्व युद्ध में मतलब प्रथम विश्व युद्ध के जितना जो शक्ति प्राप्त थी उतना इनके पास यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इनको इतना शक्ति प्राप्त नहीं था कि वह यहूदियों के लिए एक अलग देश का निर्माण कर सके, जिसकी वजह से जो यहूदी थे यानी कि जो पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो यहूदी इस क्षेत्र में रहते थे तो जो पूरे देश से यानी कि पूरे जो अरब वाले क्षेत्र था उस वाले क्षेत्र से जो यहूदी थे वह आकर यानी कि इस वाले क्षेत्र में इजराइल जो देश नाम है इजराइल यहाँ पर आकर बस जाते हैं। यानी कि यहाँ पर आकर बस जाते हैं। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर के द्वारा
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर के द्वारा जब यहूदियों का नरसंहार किया जाता है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। और जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटेन ने इस जगह पर रहने के लिए कहा था तो सारे जो यहूदी थे इस वाले क्षेत्र में आकर बस जाते हैं, जिसकी वजह से जो मतलब फिलिस्तीन के लोग थे यानी कि अरब वाले जो देश थे उन्होंने विरोध किया। और यहूदियों का यह कहना था कि हमको एक अलग देश चाहिए जो कि मतलब इजराइल उसका नाम, मतलब उन्होंने बताया कि इजराइल उसका नाम होना चाहिए और यहूदियों के लिए एक अलग देश का निर्माण करना चाहिए जो कि यानी कि बेस्ट, यानी कि जो ये फिलिस्तीन के लोग हैं फिलिस्तीन से हमको मुक्ति चाहिए, यानी कि फिलिस्तीन से अलग देश हमको जिसमें कि केवल यहूदी रहे। तो हम लोगों ने देखा हम लोगों ने देखा 1939 के दौरान जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, जिसमें कि हिटलर जो जर्मनी का मतलब शासक रहता है वह मतलब यहूदियों का बड़ी मात्रा में नरसंहार करता है, जिसकी वजह से यहूदियों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है और वह जो होते हैं इस वाले क्षेत्र पर आकर बस जाते हैं। और यह कहते हैं यानी कि जो यहूदी थे इन्होंने कहा कि हमको एक अलग देश का एक अलग देश हमको चाहिए, जिसके कारण से यूएनए ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने नवंबर यानी कि यूएनए ने संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा नवंबर 1947 में, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है लगभग 45 में, 1939 से 45 में खत्म हो जाता है, तो उस समय तक जो यहूदी थे यानी कि यहाँ पर आकर बस गए थे और इनका मांग था कि हमको एक अलग देश चाहिए, जिसकी वजह से जो यूएनए है यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है वह नवंबर 1947 में यह जो पूरा जो फिलिस्तीन वाला क्षेत्र था इसको 2 भागों में विभाजित कर देता है, यानी कि गाजा पट्टी और जो वेस्ट बैंक है इसको मिलाकर इन्होंने बताया कि जो गाजा पट्टी वाला क्षेत्र है और जो वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र है और जो गोल्डन हाइट्रस वाला क्षेत्र है इसको मतलब यहाँ पर जो लोग रहेंगे वह फिलिस्तीनी लोग रहेंगे, यानी कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक और जो गोल्डन हाइट्रस वाला जगह है इसको मिलाकर फिलिस्तीन का निर्माण होगा। और जो बाकी क्षेत्र बचा हुआ है यह इजराइल के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर केवल यहूदी लोग रहेंगे, लेकिन जो मतलब अरब देश हैं यानी कि जैसे सीरिया हुआ, जॉर्डन हुआ, यहाँ पर हम लोगों ने देखा मिस्र था और लीबिया था और फिर ऊपर देखा तुर्की था, यानी कि जो अरब वाले देश हैं इन्होंने इस बात का विरोध किया कि हमारे साथ मतलब नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि हमको इनका कहना था यानी कि अरब वाले देश को कहना था कि हमको जो क्षेत्र मिला है वह काफ़ी कम मिला है, यानी कि जो वेस्ट बैंक और यह बस हमको छोटा सा गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक ही मिला है। लेकिन अगर इजराइल की बात करें तो इनको जो मिला है वो मतलब पूरी मात्रा में इनकी जो मतलब जनसंख्या इनकी काफ़ी कम है, लेकिन इनको जो जगह मिला है काफ़ी ज़्यादा मिला है, जिसकी वजह से इनका मतलब विरोध करते हैं, यानी कि जो अरब देश है इन्होंने विरोध किया। और मिस्र के नेतृत्व में यानी कि जो अरब देश है 6-7 जो अरब देश है इसके साथ जो सटा हुआ है इन्होंने मिस्र के नेतृत्व में इन्होंने इजराइल पर आक्रमण कर देते हैं, यानी कि मिस्र के नेतृत्व में इन्होंने इजराइल पर आक्रमण कर देते हैं। और लगभग अगर बात करें नेतृत्व में तो इनके साथ यानी कि जो अरब देश है इनके साथ जैसे सीरिया, लीबिया, मिस्र और फिर हम लोगों ने देखा जॉर्डन, सभी देश यानी कि लगभग 6 देश जो हैं वह इजराइल पर आक्रमण कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इजराइल है इनको मतलब बुरी तरह से परास्त करता है, यानी कि जो इसके अरब देश हैं इसको बुरी तरह से परास्त यानी कि बुरी तरह से हरा देता है, जिसकी वजह से जो इजराइल है वो अपना अस्तित्व बचा लेता है, इस बात का अस्तित्व बचा लेता है कि जो मतलब देश के रूप में अपना एक अस्तित्व बचा लेता है। अगर यूएनए की बात करें तो यूएनए ने नवंबर 1947 में जो गाजा पट्टी और जो वेस्ट बैंक है इसको मतलब फिलिस्तीन का जगह बता दिया, और जो बाकी जो बचा जगह है वह इन्होंने बताया कि यह जो बाकी जो जगह बचेगा वह इजराइल के नाम होगा। और यूएनए ने यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह भी बात बताया कि जो इजराइल की राजधानी होगी यानी कि यरूशलेम जो कि वेस्ट बैंक में स्थित है यहाँ पर होगी। जो वेस्ट बैंक की बात करें तो वेस्ट बैंक भी एक स्थान है जो कि वेस्ट बैंक में ही जो यरूशलेम जो जगह है वह स्थित है।
तो इजराइल ने 19 नवंबर 1947 में यह बात बोलता है कि जो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का जो क्षेत्र होगा वह दोनों मिलाकर फिलिस्तीन का निर्माण करेंगे और जो बाकी बचा जगह है वह इजराइल के नाम से जाना जाएगा। और उन्होंने एक बात और बताया कि जो इजराइल की राजधानी होगी वह जो इजराइल की राजधानी होगी यह यरूशलेम होगी। लेकिन जो अरब देश हैं इन्होंने काफ़ी विरोध किया, जिसकी वजह से मिस्र के नेतृत्व में इन्होंने इस पर आक्रमण करते हैं। लेकिन जो इजराइल रहता है वह काफ़ी मजबूत है। देखने में भले इजराइल जो देश है वह काफ़ी छोटा है, लेकिन यह 6 जो देश है इनको बुरी तरह से परास्त करता है। जब बुरी तरह से परास्त करता है तो जो मतलब अरब देश है इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि हम लोग एक गठबंधन यानी कि एक जो संगठन बनाते हैं। उसके बाद से जब संगठन बन जाएगा तो उसके बाद से हम जो मतलब इजराइल जो देश है इस पर आक्रमण करेंगे और जो अपना जगह है यानी कि जो पूरा जगह है हमको फिलिस्तीन के रूप में इसको बना देना है और जो यहूदी है इनको मारकर खदेड़ देना है। अगर बात करें यहाँ तक की तो यहाँ तक की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमको अब ये जो हमास आतंकवादी है इसका अभी संगठन मतलब यह जो हमास जो संगठन है यह अस्तित्व में अभी नहीं आया है। अगर हम देखेंगे यानी कि जब यहाँ पर आक्रमण करते हैं उसके बाद से जो हमास है उसकी उत्पत्ति किस तरह से होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो हम लोगों ने देखा यानी कि नवंबर 1947 में जो यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ रहता है उन्होंने गाजा पट्टी और जो वेस्ट बैंक है इसको मिलाकर बताया था कि यह जो क्षेत्र होगा वह फिलिस्तीन के मतलब नाम से जाना जाएगा और जो बाकी बचा क्षेत्र है वह इजराइल के नाम से जाना जाएगा। लेकिन जो अरब देश है यानी कि जैसे सीरिया हुआ, जॉर्डन हुआ और फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पर मिस्र यानी लीबिया और फिर तुर्की के बारे में देखा, यह जो देश थे इन्होंने विरोध किया कि हमारे साथ मतलब नाइंसाफ़ी हुई है क्योंकि हमको जो क्षेत्र मिला है वह काफ़ी छोटा मिला है। जिसकी वजह से इन्होंने जो अरब देश है इन्होंने मिस्र के नेतृत्व में इन पर इजराइल जो देश है इस पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन इजराइल भले इतना छोटा सा देश है लेकिन यह जो 6-7 देश थे इसको बुरी तरह से मतलब हरा देते हैं। जिसकी वजह से जो अरब देश है इन्होंने सोचा कि सबसे पहले हम एक मतलब संगठन बनाते हैं, उसके बाद से हम इजराइल जो देश है इसको हम परास्त करेंगे और जो यहूदी है इसको मारकर खदेड़ देंगे। और इसी बीच क्या होता है लगभग 1964 में यानी कि इसके आगे अगर बात की जाए यानी कि अगर अब तक देखें तो जो अब तक अगर बात करें तो अब तक जो हमास आतंकवादी संगठन है यह हमको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि 1967 के बाद जब युद्ध होता है तो जो इजराइल देश है इस पर यानी कि वेस्ट बैंक पर जब कब्जा कर लेता है, फिर 1993 में जब ओस्लो समझौता होता है जिसकी वजह से इजराइल जो देश है वह मान लेता है कि गाजा पट्टी और जो वेस्ट बैंक है यह जो क्षेत्र है वो हमको फिलिस्तीन को दे देना है। लेकिन हमको उसी बीच एक नया मोड़ देखने को मिलता है जो कि हमास एक आतंकवादी संगठन है वह पनपता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम लोगों ने देखा कि 1947 के बाद इसका मतलब जो गाजा पट्टी और जो वेस्ट बैंक है इसको मतलब फिलिस्तीन के नाम कर दिया जाता है। जब अरब जो देश हैं इनकी हार जो होती है तो इन्होंने सबसे पहले एक संगठन बनाते हैं जो कि अगर संगठन की बात करें तो 1964 में एक संगठन का निर्माण करते हैं जो कि इसको हम बोल सकते हैं फिलिस्तीन मुक्ति संगठन। यानी कि 1964 में जब इनकी हार होती है, जैसे जॉर्डन हुआ, सीरिया हुआ, तुर्की हुआ, मिस्र हुआ, लीबिया हुआ, जब इनकी हार होती है तो इन्होंने सोचा कि सबसे पहले हम एक संगठन बनाते हैं जो कि संगठन का नाम दिया फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी कि PLO का निर्माण करते हैं 1964 में। और यह तय करते हैं कि सबसे पहले हम संगठन बनाते हैं और उसके बाद से हम जो इजराइल जो देश है इस पर आक्रमण करेंगे और जो यहूदी यहाँ पर रह रहे हैं इनको मारकर खदेड़ देंगे। और लगभग 2-3 साल बाद यानी 1964 से 67 में यानी कि 67 में इजराइल पर आक्रमण करते हैं। लेकिन इजराइल यहाँ पर क्या करता है, इजराइल जो देश है यानी कि जो अरब देश जितने भी हैं इजराइल इनको केवल 6 दिन में ही इसको हरा देता है। यानी कि जो अरब देश हैं यानी कि जितने भी मुस्लिम जो देश हैं इनको इजराइल जो देश है केवल 6 दिन में हरा देता है।
यानी कि 6 दिन में ही हरा देता है। जो कि इसको अगर बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं 6 दिन का युद्ध भी इसको कहा जाता है, यानी कि इसको 6 दिन का युद्ध भी कहा जाता है। जो कि इजराइल जो देश है, यानी कि सीरिया हुआ, लीबिया हुआ, लेबनान हुआ, जॉर्डन हुआ, मिस्र हुआ, इसको केवल 6 दिन में ही हरा देता है। और जो ये वाला क्षेत्र है गाजा पट्टी और जो वेस्ट बैंक है, इस पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लेता है। यानी कि जो गाजा पट्टी क्षेत्र है और जो वेस्ट बैंक है, इसको पूरी तरह से अपने क्षेत्र में ले लेता है। जिसकी वजह से जो फिलिस्तीन, यानी जो फिलिस्तीन के मुस्लिम थे, वो अन्य देश में शरणार्थी के रूप में जाने लगते हैं। यानी कि जब इस पर इजराइल, यानी कि गाजा पट्टी पर और जो वेस्ट बैंक है, इस पर जब इजराइल अब पूरी तरह से कब्जा कर लेता है 1967 के युद्ध के बाद, यानी कि इजराइल जो देश है केवल 6 दिन में ही इन सभी को हरा देता है। और जो गाजा पट्टी वाला क्षेत्र है, जो वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र है, इन पर अपना कब्जा कर लेता है। और यहाँ के जो लोग रहते थे, यानी कि जो जितने भी मुस्लिम लोग थे, वो अन्य देश में, यानी जैसे तुर्की हुआ, मिस्र हुआ, सीरिया हुआ, यहाँ पर अन्य देश में शरणार्थी के रूप में जाने लगते हैं। जिसकी वजह से फिलिस्तीन की बात करें तो फिलिस्तीन का अस्तित्व लगभग पूरी तरह से समाप्ति हो जाता है। तो हम लोगों ने इतना देखा, यानी कि 1967 के युद्ध तक देखा। अगर इसकी आगे बात करें तो 1987 के दौरान जो फिलिस्तीन के लोग हैं वह फिर एक बार उठते हैं और फिर एक संगठन का निर्माण करते हैं। जो कि 1987 की अगर बात की जाए तो 1987 के दौरान जो फिलिस्तीन के लोग हैं वह फिर एक बार संगठन बनाते हैं। जो कि फिलिस्तीन आंदोलन, यानी कि फिलिस्तीन के जो जितने भी लोग हैं फिर एक बार आंदोलन स्टार्ट करते हैं। यानी कि लगभग अभी तक हम लोगों ने देखा जो फिलिस्तीन देश है इसकी 2 बार हार हो चुकी है। एक बार 6 दिन में केवल हार गए थे और एक बार मिस्र के नेतृत्व में इन्होंने मतलब इस पर इजराइल पर आक्रमण किया। वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा जो फिलिस्तीन है वो बुरी तरह से हारा। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, 1987 में फिलिस्तीन फिर एक बार आंदोलन स्टार्ट करते हैं। और इनका इरादा यह था, यानी कि इस बार 1987 की बात करें तो 1987 के दौरान इनका इरादा यह था कि इस बार जो इजराइल देश है इसको हमको पूरी तरह से विनाश कर देना है। लेकिन इसी बीच क्या होता है, यानी कि इनका 1987 की बात करें तो 1987 में इनका इरादा था कि जो इजराइल देश है इसको हमको पूरी तरह से समाप्त कर देना है, यानी कि यह जो है पूरी तरह से इनको मतलब मारकर खदेड़ देना है। लेकिन इसी बीच 1987 से लगभग 3 साल बाद, यानी कि 1991 में जो सबसे जो मतलब शक्तिशाली जो देश है वह माना जाता था उस समय, यानी कि रूस को माना जाता था, जो कि सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। जो कि 1991 के दौरान इसको मतलब इसका विघटन हो जाता है। यानी कि 1991 के दौरान सोवियत जो संघ रहता है इसका विघटन हो जाता है। जिसकी वजह से जो यूएसए रहता है वह मतलब जब इसका विघटन होता है तो यूएसए जो है वह सबसे मतलब शक्तिशाली देश के रूप में मतलब पनप जाता है। यानी कि इसके विघटन के बाद ही जो यूएसए देश है इसका मतलब अस्तित्व में मतलब शक्तिशाली देश के रूप में अस्तित्व में आता है। इसके पहले अगर बात करें तो इसके पहले जो सबसे शक्तिशाली देश की बात करें तो वह था सोवियत संघ। लेकिन 1991 के दौरान जब इसका विघटन होता है तो यूएसए जो सबसे शक्तिशाली देश के रूप में पनप जाता है। जो कि अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए का जो झुकाव था, यानी कि यूएसए का जो झुकाव था वह इजराइल के साइड में था। यानी कि जो सबसे शक्तिशाली देश था वह इजराइल का सपोर्ट कर रहा था। जिसकी वजह से जो 1987 में फिलिस्तीनी आंदोलन स्टार्ट किए थे इनका प्रभाव भी हमको देखने को मिलता है। यानी कि इसके विघटन के दौरान भी हमको यहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि फिलिस्तीन के जो लोग थे इन्होंने भी अपना मत जो है वह इजराइल को जो विनाश करने का इनका मत था इसको बदला और इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि इनके बीच हम एक समझौता करते हैं। यानी कि जो इजराइल देश है और जो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक मिलाकर जो फिलिस्तीन का निर्माण करते हैं, इन्होंने सोचा कि हम लोग इजराइल से ऐसा करते हैं कि समझौता करते हैं। और 1993 में इन्होंने एक समझौता किया जो कि ओस्लो समझौता के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसके आगे अगर बात करें तो 1993 में एक समझौता करते हैं जो कि इसको नाम दिया गया ओस्लो समझौता, जो कि इसका नाम दिया गया
ओस्ला समझौता। इस समझौते में यह बात को मतलब निर्धारित किया गया कि जो इजराइल ने 1967 के दौरान, यानी कि इजराइल ने जो 6 दिन का युद्ध हुआ था, इसमें जो यानी कि गाजा पट्टी वाला जो क्षेत्र है और जो वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र है, इसको जो इजराइल है वह फिलिस्तीन को हवाले कर देगा, और जो फिलिस्तीन देश है वह भी इजराइल को अपने एक देश के रूप में मान्यता प्राप्त करेगी, और ना ही यह युद्ध करेंगे, यानी कि जो फिलिस्तीन के हैं वह यानी फिलिस्तीन के जितने भी लोग हैं और जो इजराइल के देश जितने भी लोग हैं, दोनों लोगों का मतलब विरोध नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, यानी कि ओस्लो समझौतों की बात करें तो यहाँ पर इजराइल जो देश है यह भी मतलब मान गया था कि हम जितने 1967 के दौरान जो गाजा पट्टी वाला क्षेत्र है, जो वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र है, हम लोगों ने जो कब्जा किया था वो मतलब फिलिस्तीन को दे देंगे। लेकिन एक यह शर्त है कि अगर हम दे देंगे, लेकिन जो फिलिस्तीन है, जो फिलिस्तीन के लोग हैं, वेस्ट बैंक वाला और जो गाजा पट्टी वाला जो फिलिस्तीन का क्षेत्र है, यह भी हमको देश के रूप में मान्यता प्राप्त करा देगी, तो हमको इसको मतलब जो क्षेत्र है इसको पूरी तरह से हम दे देंगे। तो इजराइल भी यहाँ पर तैयार हो जाता है, यानी कि ओस्लो समझौतों में हमको यह देखने को मिलता है कि इजराइल जो है यह भी तैयार हो जाता है, और जो फिलिस्तीन है वह भी तैयार हो जाता है कि हम लोग इसका विरुद्ध यानी इजराइल जो देश है, जो यहूदियों का देश है, हम इसका विरोध नहीं करेंगे, और जो इजराइल देश है वह भी हमारा विरोध नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पर जो मैटर है वह पूरी तरह से साफ हो जाता है। यानी कि ओस्लो समझौतों से यह तय हो जाता है कि जो गाजा पट्टी वाला क्षेत्र है और जो वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र है, इजराइल ने कहा कि हम गाजा पट्टी वाला क्षेत्र और जो वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र है यह हमको इजराइल यानी कि फिलिस्तीन को दे देंगे। तो यहाँ पर हमको पूरी तरह से जो मैटर है वह शांत हो गया। लेकिन यहाँ भी एक नया मोड़ आता है, जो कि हमास जो आतंकवादी संगठन है, इसकी पनप हमको देखने को मिलती है। यानी कि जो गाजा पट्टी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग 2000 में, यानी कि यहाँ पर 2000 में लगभग 2000 ईस्वी में 2000 में मतलब यहाँ पर जो हमास जो आतंकवादी संगठन है इसका पनप होता है। और जो हमास आतंकवादी का पनप होता है, तो इसने क्या करते हैं कि इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल ने मान लिया था कि गाजा पट्टी और जो वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र है 1967 में हम जो जीते हैं इसको दे देंगे। लेकिन जो हमास मतलब आतंकवादी संगठन है, इसने कहा कि यह जो मतलब ओस्लो जो समझौता है यह हमको मंजूर नहीं है। यानी कि हमास ने बताया कि हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे, और तुमको युद्ध में हराकर जो पूरा क्षेत्र है वो हमको कब्जा करना है। और गाजा पट्टी की बात करें तो हमास जो है वह पूरी तरह से गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया है। यानी कि हमास ने 2000 ईस्वी में गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा करता है, और यह बोलता है कि यह जो इजराइल वाला क्षेत्र है, यानी कि ओस्लो जो समझौता है, हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे, और तुमको यानी कि इजराइल को हराकर यह जो पूरा वाला क्षेत्र है इस पर हमको कब्जा करना है। तो फिर हम इसके आगे देखते हैं, फिर इसके आगे क्या होता है। लगभग 2000 ईस्वी में हमको यह चीज़ देखने को मिलती है कि जो हमास आतंकवादी संगठन है इसका भी पनप हो जाता है, जो वेस्ट बैंक के लोग जितने भी रहते हैं, इसको यह बात बुरी लगती है कि जो हमारे बीच जो समझौता हो रहा था, यानी कि जो सभी जो मैटर था वह मतलब पूरी तरह से क्लियर हो रहा था, लेकिन यहाँ एक आतंकवादी संगठन के कारण यह जो है इनके बीच फिर से दरार देखने को मिलती है। यानी कि जो गाजा पट्टी वाला क्षेत्र है और जो वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र है, जो कि दोनों को मिलाकर ही फिलिस्तीन का निर्माण होता है। लेकिन इसी वजह से, यानी कि जब यहाँ पर हमास जो आतंकवादी संगठन के पनप होता है, जिसकी वजह से जो वेस्ट बैंक वाले जितने भी लोग रहते हैं यह इस बात से नाराज़ हो जाते हैं कि जो हमारे बीच समझौता हो रहा था, जो कि हमास आतंकवादी संगठन के कारण मतलब समझौता पूरी तरह से टूट गया। तो अब हम बात करेंगे हमास के बारे में कि हमास आतंकवादी संगठन क्या था, और जो मतलब वेस्ट बैंक वाले क्षेत्र है, मतलब जो वेस्ट बैंक वाले लोग हैं, इन्होंने हमास का क्यों विरोध किया। तो अगर बात करें तो लगभग 2000 में मतलब जो हमास आतंकवादी संगठन है इसका पनप हमको देखने को मिलता है। और इसके लगभग बाद, यानी कि 6 साल बाद गाजा पट्टी 6 साल बाद गाजा पट्टी और जो वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र है यहाँ पर चुनाव होता है। यानी कि 2000 अगर बात करें 2006 में, तो 2006 में यहाँ पर चुनाव होता है। यानी कि गाजा पट्टी और जो वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र रहता है यहाँ पर चुनाव हमको देखने को मिलता है। एक मिनट।
यानी कि हम लोगों ने देखा कि 2006 में गाज़ा पट्टी और जो वेस्ट बैंक है यहाँ पर चुनाव हमको देखने को मिलता है। जो कि अगर बात करें तो यहाँ पर जो संगठन कब्जा किया था, यानी कि गाज़ा पट्टी वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर जो संगठन था वो था हमास, यानी कि यहाँ पर जो संगठन था वो हमास था। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर यानी कि वेस्ट बैंक वाला जो क्षेत्र था यहाँ पर अल्फत नामक संगठन था। यानी कि अगर वेस्ट बैंक की बात करें तो यहाँ पर जो संगठन था वह था अल्फत नामक, यहाँ पर अल्फत नामक संगठन हमको देखने को मिलता है। और जो गाज़ा पट्टी वाला क्षेत्र था वो हमास यहाँ पर पूरी तरह से संगठन करता है। और जो वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र रहता है यहाँ पर हमको एक संगठन देखने को मिलता है जो कि अल्फत नामक संगठन था। अगर बात करें 2006 में यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र रहता है यहाँ पर और गाज़ा पट्टी में दोनों जगह चुनाव होते हैं। जब दोनों जगह चुनाव होते हैं तो जो गाज़ा पट्टी वाला क्षेत्र होता है यहाँ पर हमास की विजयी होती है, यानी कि हमास जो है वह जीत जाता है। और जो वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र होता है यहाँ पर अल्फत नामक जो संगठन रहता है वह जीत जाता है। लेकिन अगर हमास की बात करें तो यह एक आतंकवादी संगठन था, लेकिन ये अल्फत नामक जो संगठन था वह मतलब सामाजिक संगठन था। तो जब 2006 में अगर हमास की बात करें तो यूएसए ने इसको मतलब आतंकवादी संगठन का दर्जा दिया, यानी कि बोला है कि यूएसए के द्वारा यह कहा गया है कि जो हमास है वह एक आतंकवादी संगठन है। यानी कि अलग अलग कई देशों ने हमास जो है इसको आतंकवादी संगठन का मतलब आतंकवादी संगठन कहा है। अगर इसकी बात करें यानी कि अल्फत नामक संगठन की, तो यहाँ पर यानी कि वेस्ट बैंक पर अल्फत नामक संगठन की मतलब सरकार बनती है। और यहाँ पर जो गाज़ा पट्टी है यहाँ पर हमास नामक जो संगठन था इसकी विजयी होती है। अगर दोनों में बात करें तो जो अल्फत नामक संगठन है इसको लोगों ने यानी कि कई देशों ने इसको मतलब वास्तविक सरकार बताया है। यानी कि अल्फत नामक जो संगठन है इसको वास्तविक सरकार बताया है। लेकिन यानी कि जिसकी वजह से यानी कि अगर बात करें तो यह जो गाज़ा पट्टी वाला क्षेत्र है, अगर हमास की बात करें तो हमास का कोई जो वेस्ट बैंक था इससे कोई विरोध नहीं था। यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग थे इसका कोई विरोध यह लोग नहीं करते थे। यानी कि इसका जो विरोध है यह हमास नहीं करता था। हमास का बस यह टारगेट था कि हम दोनों मिलकर इस जो पूरा वाला क्षेत्र है इस पर कब्जा किया जाए और जो इजराइल देश है इसको भगा दिया जाए। जिसकी वजह से अगर हमास की बात करें तो हमास की यहाँ पर विजयी होती है और यहाँ पर अल्फत नामक संगठन की विजयी होती है। अगर हमास की बात करें तो यह जो संगठन था यह शांत स्वभाव का था, लेकिन जो हमास वाला संगठन था यह एक आतंकवादी संगठन था जो कि गाज़ा पट्टी में पूरी तरह से कब्जा किया है गाज़ा पट्टी पर, जो कि इजराइल पर जो कि हमास के द्वारा इजराइल पर लगातार मतलब गोलीबारी करता रहता है। यानी कि हमास जो संगठन है आतंकवादी संगठन है, इजराइल पर लगातार मतलब गोलीबारी संगठन करता रहता है। अगर इजराइल की बात की जाए तो इजराइल के पास एक डिफेंस सिस्टम है जो कि डिफेंस आयरन डोम के नाम से जाना जाता है। यानी कि डिफेंस आयरन डोम के नाम से जाना जाता है, जो कि क्या करता है, जैसे यह एक ट्रक जैसा होता है। अगर कोई भी देश यानी कि अगर इसकी बात करें तो यह एक ट्रक जैसा होता है जो कि अगर कोई भी देश इस पर आक्रमण करेगा, यानी कि जैसे इस तरह से गोली आ रहा है तो इसको यह जो है यानी कि डिफेंस आयरन जो डोम है यह इसको ऊपर ही मार देता है। जिसकी वजह से जो हमास आतंकवादी संगठन है इस पर आक्रमण करता है तो इसको कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं है। तो हम लोगों ने देखा जो मतलब यहाँ पर हमास की विजयी होती है, यहाँ पर हमास जीतता है और यहाँ पर जो अल्फत नामक संगठन जीतता है। लेकिन दोनों में एक बार अल्फत नामक जो संगठन है और हमास जो संगठन है इसमें दोनों में एक बार समझौता होता है। यानी कि यह अपने में संगठन करते हैं और अपने में यह तय करते हैं कि हम लोग जो है वो फिलिस्तीन का निर्माण करने के लिए आए थे। यानी कि हमारा जो सोच था वो फिलिस्तीन का निर्माण करने का था, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। यानी कि अल्फत नामक संगठन और जो हमास जो संगठन है एक बार अपने में समझौता करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग फिलिस्तीन का निर्माण करने के लिए आए थे, लेकिन हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। यानी कि अल्फत नामक जो संगठन है यह और हमास ने सोचा कि हम लोग क्या करते हैं अपने में, यानी कि एक राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाते हैं।
और दोनों ने यानी कि अल्फत नामक जो संगठन था और जो हमास संगठन था वह 2014 में एक संगठन का निर्माण करते हैं, यानी कि जो दोनों गठबंधन कर लेते हैं। जिस तरह से भारत में गठबंधन अनेक प्रकार के मतलब देखने को मिलता है, उसी तरह से अल्फत नामक संगठन और जो हमास है इसने 2014 में राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाते हैं, जो कि दोनों गठबंधन के रूप ले लेते हैं। इनका यह सोच था कि हम लोग जो है वह इजराइल को मार कर खदेड़ मतलब यहूदियों को मार कर खेदना है, और यह जो गाजा पट्टी वाला क्षेत्र है यानी कि जो हमास आतंकवादी संगठन था और जो अल्फत नामक संगठन था, यह दोनों में गठबंधन का सरकार बनाती है। और यहाँ पर 2014 में राष्ट्रीय एकता की सरकार बनती है। 2014 में राष्ट्रीय एकता की सरकार बनती है और जो हमास आतंकवादी संगठन है और जो अल्फत नामक संगठन है यह दोनों में मिल जाते हैं। लेकिन जो हमास आतंकवादी संगठन है इसका कुछ सोच अलग ही था, यानी कि इसका सोच था कि सबसे पहले हम जो वेस्ट बैंक है यानी कि अल्फत नामक जो संगठन है इसको मिलाने का यानी कि इनके साथ मिलने का इनका मतलब यह था कि सबसे अगर हम इनके साथ मिलेंगे तो हमको वेस्ट बैंक पर यानी कि जो गाजा पट्टी जो वेस्ट बैंक है इस पर कब्जा कर लेंगे, जिसकी वजह से जो इजराइल को मार कर खदेड़ने वाला बात होगी वो हमको पूरी तरह से हो जाएगी। यानी कि जो हमास चाहता था, हमास इसलिए इनका साथ दिया यानी कि अल्फत नामक जो संगठन है इसका साथ इसलिए दिया कि अगर हमास जो है यानी कि गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा किया ही है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर भी आ जाएंगे तो इजराइल जो देश है इसको मारकर खदेड़ देंगे। और 2014 में ऐसा ही कुछ होता है और राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाते हैं। लेकिन क्या होता है, इससे पहले यानी कि इस पर कब्जा कर हमास इस पर कब्जा करने से पहले ही वेस्ट बैंक यानी अल्फत नामक जो संगठन आता है इसको मालूम चल जाता है कि जो हमास है, हमास जो आतंकवादी संगठन है इसका सोच क्या है। और लगभग एक साल यानी 2015 में यह जो सरकार है पूरी तरह से टूट जाता है, यानी कि जो हमास आतंकवादी संगठन है यह अलग हो जाता है और जो अल्फत नामक संगठन है, अल्फत नामक संगठन ने हमास को 2015 में अलग कर दिया और जो फिर से यानी कि हमास और जो अल्फत नामक संगठन है वो पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। फिलहाल जो स्थिति है यानी कि हमास जो है वह पूरी तरह से गाजा पट्टी पर कब्जा किया हुआ है और जो अल्फत नामक संगठन है यह इससे अलग है। तो जो हमास आतंकवादी संगठन है वह मतलब अल्फत नामक संगठन से कोई इसकी दुश्मनी नहीं है, बस यह चाहता है कि इस पर अगर हम कब्जा कर लेंगे तो इनके जितने भी यहाँ के जो लोग हैं इनको हम अच्छी तरह से मना लेंगे कि जो इजराइल देश है इसको हमको मार कर देना है। यानी कि हमास जो है इससे कोई इनकी जाति दुश्मनी नहीं है, जो दुश्मनी है इसकी वह इजराइल देश से है। इससे तो इसलिए मिलाना चाहता है कि अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो इजराइल देश को मतलब मार कर खदेड़ सकते हैं। अगर इजराइल की बात की जाए तो इजराइल ने जो ओस्लो समझौतों की बात की थी, यानी कि अगर इसके आगे बात की जाए तो इजराइल जो है यह सब देखकर यानी कि यह जो स्थिति है वह सब देखकर जो इजराइल देश है इसने क्या करता है, जो इजराइल देश है इसने मतलब ओस्लो समझौतों से इनकार कर देता है। जो ओस्लो समझौता रहता है, ओस्लो समझौता इसको पूरी तरह से इनकार कर देता है। यानी कि जो गाजा पट्टी वाला क्षेत्र रहता है और जो वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र रहता है यह जो क्षेत्र है इसको देने से इनकार कर देता है। हम लोगों ने देखा जब 1993 में जब ओस्लो समझौता होता है तो इजराइल ने यह बात माना था कि जो गाजा पट्टी यानी कि 1967 के दौरान जो हम जीते हैं, जो गाजा पट्टी वाला क्षेत्र और जो वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र है जो हम जीते हैं इसको हम दे देंगे। लेकिन फिर यह क्या करता है, ओस्लो समझौतों को यह इनकार कर देता है और बोलता है कि जो हम ओस्लो समझौता तय किए थे इस बात को हम नहीं मानेंगे, अगर मानेंगे तो इसके लिए शर्त है। यानी कि इन्होंने शर्त दिया इस बात का, इन्होंने 2 शर्त दिया। पहला शर्त इन्होंने दिया कि अगर गाजा पट्टी की बात करें तो यहाँ पर तो हमास आतंकवादी संगठन है, यहाँ तो पूरी तरह से हमास आतंकवादी संगठन कब्जा कर लिया है। लेकिन अगर वेस्ट बैंक की बात करें तो यह जो है इजराइल के पूरी तरह से कब्जे में है। लेकिन इजराइल ने भी ओस्लो समझौता से इनकार कर दिया और जो वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र है इसको देने से इनकार कर दिया। इन्होंने यह शर्त रखा कि इस बात पर यानी कि हम देंगे, जो पहला शर्त बताया कि अगर हम आपको यह क्षेत्र दे देंगे लेकिन आपको सेना नहीं रखना है।
यानी कि आपको एक भी सेना नहीं रखना है। और जो दूसरा शर्त इन्होंने दिया कि आपको यह क्षेत्र यानी कि वेस्ट बैंक वाला जो क्षेत्र है हम आपको दे देंगे। लेकिन जो दूसरा शर्त बताया कि जो जितने भी यानी कि जितने भी हम 1967 के दौरान जितने भी हम युद्ध में लोगों को हराए हैं, वह जो लोग हैं वो यानी कि जो अरब देश में जितने भी इनके मतलब निवासी गए थे, शरणार्थी जितने भी गए थे, इनको मतलब फिर से इस देश में आना नहीं है। यानी कि फिर से इनको आना नहीं है। यानी कि जो इजराइल देश है ओस्लो समझौतों के लिए इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि अगर हम ओस्लो समझौतों को तभी मानेंगे जब आप जो है वेस्ट बैंक में एक भी सैनिक नहीं रखेंगे, और जो जितने भी 1967 के दौरान जितने भी मतलब शरणार्थी के रूप में यानी कि बाहर गए थे, उनको मतलब अंदर नहीं आना है। यानी कि फिर से जो इस वाले क्षेत्र है यहाँ पर नहीं आना है। तो इनका मानना यही है। लेकिन फिलहाल क्या होता है इसके आगे देखेंगे हम। अगर समाधान की बात की जाए तो समाधान बस एक ओस्लो समझौता ही हमको देखने को मिलता है। लेकिन जो इजराइल देश है ओस्लो समझौता को मानने के लिए तैयार नहीं है। स्थिति की बात करें तो ओस्लो समझौता ही इसका एक समाधान है और कोई दूसरा इसका समाधान नहीं है। जब इजराइल इसको इस वाले क्षेत्र को जो फिलिस्तीन को देगा तभी इसका समाधान होगा। अगर गाजा पट्टी की बात करें तो इस पर तो पूरी तरह से हमास का कब्जा है, इस पर कोई विवाद देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो इस पर विवाद है यानी कि यरूशलेम वाला जो जगह है, इस पर ही विवाद लगातार हमको देखने को मिलता है। अगर अमेरिका की बात करें यानी कि यूएसए की अगर बात करें तो वह जो क्षेत्र है वह जो है वह इजराइल को सपोर्ट करता है। हम देखेंगे कि मतलब जो यूएसए है वह जो है वह इजराइल को क्यों सपोर्ट करता है, और जो भारत है वह किसको सपोर्ट करता है। अगर इसके आगे बात की जाए तो इजराइल ने, अगर भारत की बात की जाए मतलब यूएसए की अगर बात की जाए यूएसए की, तो यूएसए क्या करता है 2017 में, यूएसए 2017 में यानी कि जो यूएसए है 2017 में जो यरूशलेम जगह है यहाँ पर अपना दूतावास भेज देता है। यानी कि यहाँ पर अपना दूतावास भेज देता है। यानी कि इससे स्पष्ट यह होता है कि मतलब जो सभी देश, अगर सभी देश की बात की जाए तो सभी देश जो यरूशलेम जो जगह है वह मानते हैं कि यह फिलिस्तीन का जगह है। लेकिन यह पूरी तरह से जो यूएसए है यह मानता है कि यह इजराइल का देश है। यानी कि इसके दूतावास यानी यहाँ पर रखने का मतलब यही स्पष्ट होता है कि जो यूएसए है, जो यूएसए देश है, यह मतलब इजराइल को इजराइल के राजधानी के रूप में इसको मानता है। तो इन्होंने क्या किया 2017 में यूएसए ने यहाँ पर अपने दूतावास भेज दिया। जो अमेरिका है वह तो चाहता है कि अगर हम यहाँ पर अपना दूतावास भेजेंगे तो यह तो अमेरिका चाहता ही है कि जो हमास आतंकवादी संगठन है यह इस पर हमला करे। यानी कि जो यूएसए की बात करें तो यूएसए जो है वह चाहता है कि जो हमारा देश मतलब जो दूतावास है इस पर हमला करे, जिसकी वजह से यह क्या करेगा, जो यूएसए है यह क्या करेगा, यह यूएनए के पास यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पास जाएगा और बोलेगा कि देखिए हमारे जो दूतावास है इस पर जो हमास आतंकवादी है इन्होंने आक्रमण किया, जिसकी वजह से जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है वह पूरी तरह से जो यूएसए है वह अपने कब्जा में लेने के लिए यह सब नाटक कर रहा है। यानी कि यूएसए जो है वह इजराइल का इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि जिसकी वजह से अगर इस वाले क्षेत्र पर अगर इनका कब्जा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर तेल निर्यातक देश है। यानी कि जितने भी मतलब जैसे सऊदी अरब हुआ, ये जॉर्डन हुआ, सीरिया हुआ, यहाँ पर हमको तेल निर्यातक देश है, जिसकी वजह से यूएसए का यह प्लान है कि अगर इस वाले क्षेत्र पर अगर हम कब्जा कर लेंगे, जिसकी वजह से रूस हुआ, चीन हुआ, इसको हम मतलब कमज़ोर बना सके। तो इनका मानना यह है, इनका कहना यह है कि अगर हमारे दूतावास पर कोई भी देश आक्रमण करता है तो इस वाले क्षेत्र पर हम फिर से आक्रमण कर सकते हैं। यानी कि यूएसए जो है वह तो चाहता ही है कि अगर हमारा दूतावास यहाँ पर स्थित है तो वो जो अलग देश है यानी कि जो अरब वाले देश है इस पर आक्रमण करे। तो इनका तो यह मानना है। लेकिन जब इन्होंने दूतावास भेजने की बात की थी, यानी कि जब दूतावास भेजे थे तो भारत ने इसका पूरी तरह से विरोध किया था। यानी कि अगर भारत की बात करें तो भारत जो देश है इनका विरोध किया था इसलिए कि इन्होंने, भारत वाले ने कहा था कि आप जो है मतलब जो फिलिस्तीन है और जो इजराइल है इनके बीच में आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह दोनों देशों का मामला है, वह दोनों देश जो है वह निपट सकते हैं। और यूएनए की बात करें तो यूएनए ने भी इसका विरोध किया था इस बात के लिए कि यूएनए को भी पता है कि यह जो क्षेत्र है वह इजराइल का
इजराइल का नहीं है, इसलिए यूएनए जो है इन्होंने भी विरोध किया था। अगर बात करें भारत की कि भारत किसके साथ है, अगर भारत की बात की जाए तो भारत जो देश है वह इजराइल के भी साथ है और फिलिस्तीन के भी साथ है। भारत वाले लोगों को मानना है कि यह जो देश है वह ओस्लो समझौतों के माध्यम से जो अपना समाधान है उसको निपटा जाए, ना कि कोई झगड़ा वगड़ा, यानी कि ना कोई तनाव रखा जाए। और जो ओस्लो समझौता जिस तरह से यूएनए ने तय किया है उसी माध्यम से अगर यह सब मतलब अपना लेते हैं तो इनके बीच कोई विवाद देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे, यानी कि फिलिस्तीन की यात्रा करने वाले जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है वह नरेंद्र मोदी। यानी कि भारत के जो फिलिस्तीन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री की अगर बात करेगा तो वह है नरेंद्र मोदी, जो कि नरेंद्र मोदी। अगर बात की जाए फिलिस्तीन की तो फिलिस्तीन का सबसे सर्वोच्च जो सम्मान है, यानी कि ग्राउंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। यानी कि अगर बात करें फिलिस्तीन की यात्रा करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो वो है नरेंद्र मोदी, जो कि 2018 में फिलिस्तीन की यात्रा किए थे। और फिलिस्तीन के जो सबसे सर्वोच्च सम्मान है जो कि ग्राउंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन इनको दिया गया है। यानी कि नरेंद्र मोदी को 2018 में जब फिलिस्तीन की यात्रा किए थे तो यह ग्राउंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन इसकी मतलब इनको जो सम्मान है वह दिया गया था। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत जो है वह फिलिस्तीन के भी साथ है और इजराइल के भी साथ है। लेकिन अगर बात की जाए पूरी तरह से किसके साथ है तो एक होता है अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो जो भारत जो देश है वह मतलब फिलिस्तीन के ही साथ हमको देखने को मिलता है। अगर पूरी तरह से बात करें तो भारत हमको फिलिस्तीन के साथ ही देखने को मिलता है, यानी कि भारत जो है वह फिलिस्तीन के साथ ही खड़ा है। तो हम लोगों ने देखा जो हमास मतलब आतंकवादी संगठन है यह क्या है, फिर हम लोगों ने देखा गाजा पट्टी का विवाद क्या है, और फिलहाल का अगर विवाद की बात करें तो फिलहाल जो विवाद है जो अल अक्सा यानी कि मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थल यानी कि यरूशलेम माना जाता है, यहाँ पर एक हम लोगों ने देखा जो कि मस्जिद है अल अक्सा। फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल जो विवाद का कारण है अल अक्सा जो मस्जिद है, यहाँ पर 8 मई यानी कि 8 मई दिन शुक्रवार को जब जो मुस्लिम लोग हैं यहाँ पर नमाज के लिए गए थे, जिसकी वजह से जो मतलब इजराइल देश के विरुद्ध इन्होंने नारा लगाया, जिसकी वजह से इजराइल का जो सेना है इस पर मतलब लाठीचार्ज करती है, जिसकी वजह से जो हमास आतंकवादी संगठन है इसको यह बात बुरी लगती है। और जो हमास आतंकवादी संगठन है इसने क्या किया, इजराइल पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया, और इधर से भी यानी कि दोनों तरफ से यह आक्रमण हमको देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने इजराइल के बारे में देखा, यानी कि 1947 से पहले जो इजराइल देश है इसका मतलब यह अस्तित्व में नहीं आया था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो ब्रिटेन है इन्होंने मतलब इजराइल देश की मान्यता प्राप्त करने के लिए कहा, लेकिन यह हमको पूरी तरह से स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने जो इजराइल है और फिलिस्तीन के विवाद के बारे में अच्छी तरह से देखा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।